कहानी की शुरुआत एक ऐसे आदमी से होती है जो 47 साल का हो चुका है, लेकिन आज भी उसके दिल में कॉलेज की डिग्री हासिल करने का सपना जिंदा है। इसी सपने को पूरा करने के लिए वह घर पर पढ़ाने के लिए एक प्राइवेट ट्यूटर रखता है। लेकिन पढ़ाई के मामले में उसका हाल इतना खराब होता है कि बेचारा टीचर धीरे धीरे पागल होने लगता है। वह उसे लगातार डांटता रहता है और आखिरकार हार मानकर पढ़ाई छोड़ देने तक की सलाह दे देता है। तभी जब टीचर गुस्से में वहां से जाने वाला होता है, वह एक हैरान कर देने वाला नज़ारा देखता है। कुछ काले कपड़ों में आदमी उसके स्टूडेंट के सामने झुककर सम्मान दे रहे होते हैं। तब पता चलता है कि यह साधारण दिखने वाला मध्यम उम्र का आदमी असल में चिल्सुंग गैंग का नंबर 2 आदमी ड्यूक पैल है। ड्यूक पैल अपने आदमियों को आदेश देता है कि वे टीचर को सुरक्षित घर छोड़कर आएं, और फिर वह गैंग के अंदर मौजूद गद्दार का हिसाब करने निकल पड़ता है। लेकिन मामला अचानक उल्टा पड़ जाता है जब वह गद्दार टीचर को बंधक बना लेता है। ड्यूक पैल निर्दोष टीचर को बचाने के लिए गद्दार से कहता है कि उसे छोड़ दे और बदले में एक के बदले एक मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वह खंजर हाथ में उठाता है, टीचर डर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। आखिर में ड्यूक पैल सिर्फ एक जबरदस्त मुक्के से लड़ाई खत्म कर देता है। बाद में वह अस्पताल के इमरजेंसी रूम के बाहर बैठकर अपने आदमियों को आदेश देता है कि टीचर का पूरा ख्याल रखा जाए। इंतजार करते हुए भी वह चुपचाप बेसिक इंग्लिश के शब्द याद कर रहा होता है, क्योंकि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अभी भी जारी है। उसी रात ड्यूक पैल की मुलाकात गैंग के बॉस मिस्टर चील संग से होती है। सीओ रिटायर होने का फैसला कर चुका है और चाहता है कि ड्यूक पैल पढ़ाई लिखाई छोड़कर पूरे संगठन की कमान संभाल ले। एक तरफ जिम्मेदारी और दूसरी तरफ उसका सपना, इन दोनों के बीच फंसा ड्यूक पैल अपना दिमाग शांत करने के लिए अकेले ड्राइव पर निकल जाता है। रास्ते में उसकी नज़र एक हाई स्कूल के लड़के पर पड़ती है जो ओवरपास की रेलिंग पर खड़ा बुरी तरह कांप रहा होता है। ड्यूक पैल तुरंत समझ जाता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है और उसे रोकने के लिए दौड़ पड़ता है। उसी दौरान एक ट्रक तेज रफ्तार से उनकी ओर आता है। ड्राइवर आखिरी सेकंड में गाड़ी मोड़ देता है और दोनों बाल बाल बच जाते हैं। लेकिन जैसे ही ड्यूक पैल उठकर लड़के का हाल पूछने की कोशिश करता है, तभी एक दूसरी कार आकर सीधे उसे टक्कर मार देती है। जब उसे अस्पताल में होश आता है तो वह लड़खड़ाते हुए शीशे के सामने पहुंचता है और वहां जो चेहरा दिखता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शीशे में वही लड़का खड़ा होता है जिसे उसने बचाया था। पहले तो उसे लगता है कि यह कोई सपना है, लेकिन तभी कमरे के बाहर से गुस्से भरी आवाजें सुनाई देती हैं। ड्यूक पैल बाहर निकलकर अपने आदमियों को अभिवादन करता है, मगर उनमें से एक डांग सू आते ही उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का जड़ देता है। दर्द महसूस होते ही ड्यूक पैल को समझ आ जाता है ये सपना नहीं है, ये सच है। तभी दूसरा आदमी योंग चियोल चिल्लाता है, हमारा बॉस मर गया और यह सब उस एहसान फरामोश स्वार्थी लड़के की वजह से हुआ जिसे बचाने की कोशिश की गई थी। इसके बाद वे ड्यूक पैल को घसीटते हुए अंतिम संस्कार में ले जाते हैं और उससे माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करते हैं। गुस्से से भरा ड्यूक पैल चिल्ला उठता है, मेरे लिए अंतिम संस्कार क्यों कर रहे हो? मैं मरा नहीं हूँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। योंग चियोल इसे मृत व्यक्ति का अपमान मानता है और धमकी देता है कि उसे जिंदा दफना देगा। तभी मिस्टर चील संग बीच में आकर मामला शांत कर देता है। ड्यूक पैल तुरंत मुर्दाघर की तरफ भागता है, इस उम्मीद में कि वह किसी तरह अपने असली शरीर में वापस लौट सके, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित होती हैं। डॉक्टर उससे कहता है, मरे हुए लोग वापस नहीं आते जब तक समय खुद उल्टा न चलने लगे। ये बात ड्यूक पैल के दिमाग में एक नई उम्मीद जगा देती है। वह फिर उसी पैदल पुल पर लौटता है और उस रात की घटना को दोबारा दोहराने की कोशिश करता है। लेकिन जब दोबारा होश आता है तब तक 3 दिन बीत चुके होते हैं और उसका पैर टूट चुका होता है। वह कब्रिस्तान पहुंचता है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि उसका शरीर अब राख में बदल चुका है। ये देखकर वह गहरी सांस छोड़ता है, पूरी तरह बेबस और उलझन में। लेकिन एक अजीब बात उसकी नज़र में आती है, जिस लड़के के शरीर में वह है उसकी आत्मा कहीं दिखाई नहीं देती। अब उसे चिंता होने लगती है कि कहीं उसकी वजह से वह लड़का वापस नहीं आ पा रहा हो। तभी एक छोटे बालों वाली महिला अस्पताल के कमरे में दाखिल होती है। ड्यूक पैल उसे लड़के की मां समझकर विनम्रता से अभिवादन करता है, लेकिन वह ठंडे और तीखे लहजे में जवाब देती है, तुम बार बार मुसीबत क्यों खड़ी करते रहते हो? क्या तुम्हारी मां ने तुम्हें ऐसा करने को कहा था ताकि चेयरमैन का ध्यान तुम्हारी तरफ जाए? वह थकी हुई आवाज़ में कहती है कि वह लंबे समय से उस लड़के और उसकी मां की रक्षा करते करते थक चुकी है और इतना कहकर जल्दी में वहां से चली जाती है। ड्यूक पैल वहीं खड़ा रह जाता है, पूरी तरह उलझन में। अब उसे एहसास होने लगता है कि इस लड़के की जिंदगी शायद उतनी सीधी सादी नहीं है जितनी पहली नज़र में दिखाई देती है। सच्चाई जानने के लिए ड्यूक पैल टैबलेट खोलता है और लड़के की डायरी पढ़ना शुरू करता है। तभी उसे पता चलता है कि यह लड़का स्कूल से कितनी नफरत करता था और कितनी बार उसने दुनिया से गायब हो जाने की ख्वाहिश की थी। उस लड़के का नाम यीहेन है, जो स्कूल में होने वाली बेरहम बुलिंग का शिकार था।
बदमाश लड़के उससे चोरी करवाते थे और हद तो तब हो जाती थी जब उसे तीरंदाजी की प्रैक्टिस के लिए निशाना तक बना दिया जाता था। उसके लिए हर दिन किसी नर्क से कम नहीं था। फिर उसकी जिंदगी में एक छोटी सी रोशनी आती है जब नई क्लास में उसकी मुलाकात से क्यंग नाम के लड़के से होती है। यीहेन दिल से चाहता था कि वह से क्यंग का दोस्त बने, लेकिन बदमाश लड़के उसके बारे में अफवाह फैला देते हैं कि वह एक स्टॉकर है। देखते ही देखते पूरी क्लास उससे दूरी बनाने लगती है। डायरी खत्म करते करते ड्यूक पैल का खून खौल उठता है। गुस्से में वह टैबलेट तोड़ देता है और कसम खाता है कि वह स्कूल वापस जाएगा, उन बुलीज का घमंड चकनाचूर कर देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि जब यीहेन वापस आए तो उसे एक सामान्य जिंदगी मिले। अगले दिन ड्यूक पैल यीहेन के घर की डोरबेल बजाता है। दरवाजा एक मध्यम उम्र की महिला खोलती है और उसकी बात करने की शैली देखकर ड्यूक पैल तुरंत समझ जाता है कि वह घर की नौकरानी है। बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि यीहेन असल में ऑक कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन का नाजायज बेटा है और उसकी मां एम्स सॉन्ग इस समय सोफे पर शराब के नशे में बेसुध पड़ी हुई हैं। पिछली रात मिलने वाली घमंडी महिला दरअसल चेयरमैन की सेक्रेटरी थी। अपनी ताकत वापस पाने के लिए ड्यूक पैल मेज पर रखा सारा खाना ऐसे साफ कर देता है जैसे कई दिनों से भूखा हो, और ये देखकर नौकरानी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर अपने बिखरे हुए बालों से परेशान होकर वह एक बार्बर शॉप जाता है और एकदम साफ सुथरा दमदार हेयरकट करवा लेता है। इसके बाद वह कुछ स्टाइलिश कपड़े चुनता है और नए स्कूल ईयर के लिए स्टडी गाइड्स खरीदने का सोचता है, लेकिन उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि कौन सी किताबें लेनी चाहिए। तभी अचानक उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है, और यह कोई साधारण लड़का नहीं बल्कि वही से क्यंग होता है जिसे यीहेन इतने समय से पसंद और सम्मान करता आया था। से क्यंग उसे गौर से देखता है। चेहरा तो बिल्कुल यीहेन का है, लेकिन उसके हाव भाव और व्यवहार पूरी तरह अलग हैं। खासकर तब जब अलग होते समय ड्यूक पैल उससे कहता है, जल्दी घर चले जाना और अपनी मां को चिंता मत करवाना। ये सुनकर से क्यंग अजीब सा महसूस करता है। उसकी बातों में दोस्त वाला एहसास नहीं बल्कि किसी पिता जैसी चिंता झलक रही होती है। कुछ समय बाद ड्यूक पैल अस्पताल जाकर अपने पैर का प्लास्टर उतरवाता है। इसके बाद वह बिना वक्त गंवाए शरीर को मजबूत बनाने के लिए कड़ी ट्रेनिंग में जुट जाता है। जब उसे लगता है कि अब वह तैयार है तो वह उत्साह से भरे दिल के साथ स्कूल लौटता है। स्कूल के पहले ही दिन पे टीचर उसे नेम टैग न पहनने पर डांट देता है, लेकिन घबराने के बजाय ड्यूक पैल पूरे आत्मविश्वास के साथ माफ़ी मांगता है और वहीं सब पर अपनी अलग छाप छोड़ देता है। क्लासरूम के अंदर वह विनम्रता से कुछ लड़कियों से पूछता है कि उसकी सीट कहाँ है। लड़कियां बताती हैं कि अभी सीटें तय नहीं हुई हैं और उत्सुकता से उस हैंडसम लड़के को देखने लगती हैं। उन सबको लगता है कि उन्होंने उसे कहीं देखा है, लेकिन जब टीचर रोल कॉल शुरू करती है तो पूरी क्लास हैरान रह जाती है, क्योंकि यह नया और बदला हुआ लड़का कोई और नहीं बल्कि यीहेन ही है। ये जानकर छात्रों के चेहरे उतर जाते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि उन्हें एक और साल उसी कथित स्टॉकर के साथ बिताना पड़ेगा। जैसे ही टीचर क्लास से बाहर जाती है, एक लड़का ड्यूक पैल के पास आकर उसे उकसाने लगता है। ड्यूक पैल उसकी नेम टैग पर नज़र डालता है और तुरंत पहचान जाता है कि यह जेमिन है, वही बदमाश जिसका जिक्र यीहेन ने अपनी डायरी में किया था। कुछ ही देर बाद बदमाशों का एक पूरा झुंड उसे घसीटकर स्कूल के सुनसान हिस्से में ले जाता है ताकि उसे सबक सिखा सके, लेकिन ड्यूक पैल उन्हें ज़रा भी गंभीरता से नहीं लेता। उल्टा वह उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि सब एक साथ हमला कर दो। वह खुद पहले वार करता है और एक कमज़ोर लड़के को तुरंत नीचे गिरा देता है, लेकिन जब उसका सामना ज़्यादा ताकतवर लड़कों से होता है तो मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। वह अपनी पुरानी गैंग फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, मगर यह नया शरीर उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा सुस्त है। उसकी प्रतिक्रियाएं धीमी पड़ जाती हैं और वह जेमिन के खतरनाक वार से बच नहीं पाता। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका चलता है और ड्यूक पैल की मुलाकात अप्रत्याशित रूप से यीहेन की आत्मा से हो जाती है। यीहेन उससे विनती करता है कि वह उसके शरीर के साथ कुछ भी न करे, क्योंकि चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी बदकिस्मत जिंदगी कभी नहीं बदल सकती। ड्यूक पैल उसे हिम्मत देने और खुद पर भरोसा रखने के लिए समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल यीहेन हवा में धुएं की तरह गायब हो जाता है। कुछ देर बाद से क्यंग ड्यूक पैल को जगाता है और सलाह देता है कि वह अपनी चोट का इलाज करवाने के लिए नर्स के ऑफिस चला जाए, लेकिन ड्यूक पैल साफ मना कर देता है। तब से क्यंग उसे चेतावनी देता है कि अगर वह इसी हालत में क्लास में वापस गया तो पहले की तरह सभी उससे दूरी बनाने लगेंगे। ये सुनकर ड्यूक पैल अनमने मन से मान जाता है। चूंकि डॉक्टर वहां मौजूद नहीं होता, इसलिए से क्यंग खुद उसकी चोट साफ करने लगता है। इलाज करते करते वह पूछता है कि बुक स्टोर में ड्यूक पैल ने उसे पहचानने का नाटक क्यों किया था, जबकि वे पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ये सुनते ही ड्यूक पैल के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यीहेन ने अपनी डायरी में इस बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा था। घबराहट में वह झूठ बोल देता है कि सिर पर चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है और उम्मीद करता है कि वे अपनी दोस्ती फिर से शुरू कर सकेंगे। लेकिन से क्यंग हल्की सी हंसी उड़ाते हुए कहता है, हम कभी दोस्त थे ही नहीं।
तुमने मुझे ब्लैकमेल किया था। तभी खुलासा होता है कि उसे पहले से ही शक था कि उसके सामने खड़ा इंसान असली यीहेन नहीं है। उसकी आंखें, उसका बोलने का तरीका, उसका व्यवहार, सब कुछ पहले से अलग था। ड्यूक पैल इस बात पर बहस नहीं करता। वह बस इतना कहता है कि बेकार की बातों में समय बर्बाद मत करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। क्लास में वापस आने के बाद ड्यूक पैल लड़कियों के रंग बिरंगे और स्टाइलिश स्टेशनरी आइटम्स को देखता है और मन ही मन थोड़ा जलन महसूस करता है। इसलिए वह उनसे बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है ताकि दोस्ती कर सके। स्कूल खत्म होने के बाद वह बड़े गर्मजोशी से उन लड़कियों को अपनी लग्जरी कार में बैठने का निमंत्रण देता है और उन्हें शानदार दिन भी करवाता है। अगले दिन वह अलग अलग तरह के वाटर कलर पेन्स लेकर क्लास आता है और जानबूझकर उन्हें दिखाने लगता है, जिससे लड़कियां हंस पड़ती हैं। तभी से क्यंग वहां आता है और सुन लेता है कि लड़कियां ड्यूक पैल की तारीफ कर रही हैं कि वह कितना मैच्योर, केयरिंग और मज़ेदार है। ये बात उसके मन में पहले से चल रहे शक को और गहरा कर देती है कि आखिर यह ड्यूक पैल असल में है कौन। पे क्लास के दौरान ड्यूक पैल शानदार प्रदर्शन करता है और पूरे नंबर हासिल कर लेता है। उसकी अचानक हुई प्रगति देखकर टीचर भी दंग रह जाता है। ड्यूक पैल थोड़ी सी चापलूसी करके आसानी से टीचर का दिल जीत लेता है, लेकिन से क्यंग अब भी उसे संदेह भरी नज़रों से देखता रहता है। क्लास खत्म होने के बाद ड्यूक पैल की नज़र स्कूल में दाखिल होती हुई सेक्रेटरी पर पड़ती है। उसे तुरंत महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह दौड़कर उसका रास्ता रोक लेता है और पूछता है कि वह यहाँ क्यों आई है। जवाब देने की बजाय सेक्रेटरी सीधे उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है और बदतमीजी करने के लिए डांटती है। फिर वह बताती है कि वह उसे एक बोर्डिंग स्कूल में ट्रांसफ़र करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ तैयार करने आई है। ये सुनकर ड्यूक पैल एक कदम आगे बढ़ता है और दृढ़ आवाज़ में कहता है, मैं कहाँ जाऊँगा, इसका फैसला मैं खुद करूँगा। इसके बाद वह उसकी धूप का चश्मा पकड़कर ज़मीन पर फेंक देता है, उसे अपने पैर के नीचे कुचल देता है और ठंडे लहजे में कहता है, दोबारा मेरे साथ पंगा मत लेना। अपमान और गुस्से से भरी सेक्रेटरी वापस कार में बैठ जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वहाँ डांग सू पहले से मौजूद होता है और कहता है कि वह इस मामले को खुद संभाल लेगा। उसी शाम ड्यूक पैल पढ़ाई करने के लिए स्टडी रूम में लौटता है और ये देखकर चौंक जाता है कि से क्यंग उसके बगल में बैठा हुआ है। इतना ही नहीं, वह खुद उसे पढ़ाने की पेशकश भी करता है। ड्यूक पैल अभी उसके लिए आभार महसूस ही करने वाला होता है कि से क्यंग धीरे से उसकी तरफ झुककर पूछता है, तुम्हारा असली नाम क्या है? ये सवाल सुनकर ड्यूक पैल सोच में पड़ जाता है। आखिर से क्यंग और यीहेन के बीच वास्तव में हुआ क्या था? वे दुश्मन भी नहीं लगते, लेकिन दोस्त भी नहीं। दूसरी तरफ हर गुजरते दिन के साथ ड्यूक पैल अपने बेहद खराब नंबरों से परेशान होता जा रहा था और ऊपर से क्यंग की लगातार टोका टोकी उसे और ज़्यादा चिढ़ाने लगी थी। अपनी झुंझलाहट निकालने के लिए वह जिम पहुंचता है और बॉक्सिंग की कड़ी प्रैक्टिस शुरू कर देता है ताकि अपने पुराने फुर्तीले अंदाज को वापस पा सके। इसके बाद वह आराम करने के लिए बाथ हाउस जाता है। वहीं दो गुंडे पूल में कूदकर हंगामा मचाने लगते हैं। ड्यूक पैल बिना एक पल गंवाए उनमें से एक को पकड़ लेता है और खुद का परिचय चिलसिंग गैंग के नंबर 2 आदमी के रूप में देता है। फिर वह उन्हें चेतावनी देता है कि अगर इस धंधे में जिंदा रहना है तो पहले सार्वजनिक जगहों पर व्यवहार करना सीखो। जाने से पहले वह उन्हें कुछ पैसे भी थमा देता है। दोनों गुंडे सम्मान से झुककर उसे विदा करते हैं। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वही दोनों गुंडे डांग सू के नए बने गैंग के सदस्य निकलते हैं। बाद में वे डांग सू को रिपोर्ट देते हैं कि एक लड़का, जो खुद को ड्यूक पैल बता रहा था, बहुत घमंडी और अकड़ू अंदाज में व्यवहार कर रहा था। लेकिन डांग सू इस मामले को ज़्यादा तूल नहीं देता और उस लड़के को जाने देता है। दूसरी तरफ ड्यूक पैल घर लौटता है और देखता है कि से क्यंग पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है। से क्यंग बताता है कि वह आने वाले मॉक एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए उसे ट्यूशन देने आया है। ड्यूक पैल उसे कमरे में इंतजार करने के लिए कहता है, जबकि वह नशे में धुत एम्स सॉन्ग को सहारा देकर उनके बेडरूम तक छोड़ने चला जाता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर से क्यंग कमरे की तलाशी लेने लगता है। वह उस असली यीहेन के बारे में कोई सुराग ढूंढना चाहता है जिसे वह समझता है कि कहीं छिपाया गया है। तभी अचानक ड्यूक पैल वापस आ जाता है और सीधे पूछता है कि आखिर वह पुराने यीहेन को लेकर इतना जुनूनी क्यों है। से क्यंग जवाब देता है कि उसे असली यीहेन से कुछ कहना है। ड्यूक पैल उसकी आंखों में छिपा अपराधबोध महसूस कर लेता है और पलटकर पूछता है कि क्या उसने यीहेन के साथ कुछ किया था। लेकिन से क्यंग कोई जवाब नहीं देता। उल्टा वह ड्यूक पैल पर आरोप लगाता है कि उसने यीहेन की जिंदगी चुरा ली है और पूरे स्कूल से झूठ बोल रहा है। ये सुनकर ड्यूक पैल का भी सब्र टूट जाता है। वह गुस्से में कहता है कि अगर उसे इतनी ही परवाह थी तो उसे यीहेन को पहले ढूंढना चाहिए था, उससे पहले कि वह पैदल पुल से कूदने की कोशिश करता। से क्यंग गुस्से और सवाल पूछने ही वाला होता है कि तभी नीचे से जोरदार चीख पुकार की आवाज़ आती है। एम्स सॉन्ग की मानसिक हालत बेहद अस्थिर होती जा रही थी। वह गुस्से में ड्यूक पैल को थप्पड़ तक मार देती हैं। ड्यूक पैल उन्हें पकड़कर शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह रोते हुए शिकायत करती हैं कि अगर उनके पास वह बेटा न होता तो वह एक सफल अभिनेत्री बन चुकी होती।
ये सुनकर ड्यूक पैल एक बार फिर उन्हें मजबूती से गले लगा लेता है और धीरे से कहता है, अभी भी देर नहीं हुई है, आप अब भी वापस लौट सकती हैं। उधर जाने से पहले से क्यंग चुपके से ड्यूक पैल और एम्स सॉन्ग के कुछ बाल इकट्ठा कर लेता है। संयोग से ड्यूक पैल ये सब देख लेता है। वह साफ शब्दों में कहता है कि वह पहले ही पढ़ाई, परिवार और स्कूल की बुलिंग जैसी परेशानियों से जूझ रहा है, इसलिए वह नहीं चाहता कि से क्यंग उसकी जिंदगी में और मुसीबतें खड़ी करे। तभी से क्यंग के फ़ोन पर उसके पिता का कॉल आ जाता है। वह घबराकर बताता है कि वह अपने दोस्त के घर पर है और कर्फ्यू से पहले घर लौटने का वादा करता है। लेकिन घर पहुंचते ही उसके पिता गुस्से से उस पर झूठ बोलने का आरोप लगा देते हैं। पता चलता है कि मिस्टर चॉय ने बहुत पहले ही से क्यंग के फ़ोन में एक ट्रैकिंग ऐप इंस्टॉल कर रखा था। वह जानना चाहते हैं कि से क्यंग का दोस्त कौन है और क्या वह अच्छा लड़का है। से क्यंग बताता है कि उसके दोस्त का नाम ही हैन है और वह मेहनत से पढ़ाई करता है। तब चॉय उसे याद दिलाते हैं कि एक प्रोसिक्यूटर के बेटे होने के नाते उसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अपने कमरे में लौटने के बाद से क्यंग कांपने लगता है। उसके बचपन की वे सारी यादें लौट आती हैं जब उसका पिता उसे डांटा करता था। अगले दिन ड्यूक पैल स्कूल पहुंचता है, लेकिन वहां बदमाश लड़कों का एक झुंड उसे घेर लेता है। उन्हें लगता है कि हाल के दिनों में वह ज़रूरत से ज़्यादा सिर चढ़ गया है। फिर वे उसे एक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो में वे लोग यी हैन को बेरहमी से प्रताड़ित कर रहे होते हैं और यहाँ तक कि उसके ऊपर दूध भी उड़ेल देते हैं। ये सब देखकर ड्यूक पैल का खून खौल उठता है। वह गुस्से में फ़ोन को ही चकनाचूर कर देता है। जेमिन उसे और भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन ड्यूक पैल ठंडे लहजे में जवाब देता है, चलो देखते हैं इस बार पिटाई किसकी होती है। ड्यूक पैल का ये रवैया देखकर जेमिन आग बबूला हो जाता है और सबसे पहले हमला कर देता है। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब ड्यूक पैल एक जोरदार किक मारकर उसे दूर उड़ा देता है। इसके बाद वह एक एक करके बाकी गुंडों को भी धराशायी कर देता है, यहाँ तक कि सबसे ताकतवर लड़का भी उसके सामने टिक नहीं पाता। आखिर में ड्यूक पैल एक जबरदस्त फ्लाइंग किक के साथ लड़ाई खत्म कर देता है। जमीन पर पड़े जेमिन की आंखें फटी रह जाती हैं। वह हैरानी से पूछता है, क्या तुम किसी गैंगस्टर हो? ड्यूक पैल मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं चिलसुंग गैंग का नंबर 2 आदमी हूँ। उसी समय दूसरी ओर होमरूम टीचर उम्मीद कर रही होती है कि से क्यंग यी हैन को बुलिंग से बचाएगा। लेकिन जवाब देने से पहले ही से क्यंग खिड़की से बाहर देखता है और ड्यूक पैल को जेमिन के ऊपर बैठे हुए देख लेता है। टीचर घबराकर नीचे दौड़ती है और हमेशा की तरह जेमिन को ही डांटने लगती है कि वह फिर से अपने क्लासमेट को परेशान कर रहा है। जेमिन बार बार कहता है कि इस बार असली पीड़ित वही है, लेकिन टीचर उसकी बात पर यकीन ही नहीं करती और तुरंत ही हैन को वहां से ले जाती है। बाद में ऑफिस में वह स्कूल हिंसा के मामले पर डिसिप्लिनरी कमेटी बुलाने और दोषी छात्रों को सजा देने का प्रस्ताव रखती है। जेमिन का पिछला रिकॉर्ड इतना खराब था कि उसे स्कूल से निकाला भी जा सकता था या फिर किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र किया जा सकता था। लेकिन ड्यूक पैल ऐसा नहीं चाहता। वह चाहता है कि जेमिन खुद ही हैन से आमने सामने माफ़ी मांगे। इसलिए वह टीचर से कहता है कि जेमिन का मामला वह खुद संभालना चाहता है। इसके बाद ड्यूक पैल जेमिन को ढूंढने निकलता है और उसे 2 छोटे छात्रों से जबरन पैसे वसूलते हुए पकड़ लेता है। वह तुरंत उनके हाथ से पैसे छीनकर असली मालिकों को वापस लौटा देता है। फिर वह उन बदमाश लड़कों को आदेश देता है कि अब से हर दिन समय पर स्कूल आएंगे। उसका साफ कहना था कि वह उन्हें अपनी नज़रों के सामने रखना चाहता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनकी अच्छी खासी खबर भी ले सके। जेमिन अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाता और फिर से मुक्का चलाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्यूक पैल एक बार फिर उसे आसानी से काबू कर लेता है। बाकी लड़के ये नज़ारा देखकर तुरंत लाइन में बैठ जाते हैं, बिल्कुल आज्ञाकारी बच्चों की तरह। ड्यूक पैल उन्हें कड़ी चेतावनी देता है कि कोई भी स्कूल बंद नहीं करेगा और यी हैन पर बनाए गए सारे वीडियो तुरंत डिलीट करेगा, वरना उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। और इसी तरह ड्यूक पैल यी हैन की पहली इच्छा पूरी कर देता है, स्कूल में होने वाली बुलिंग को पूरी तरह खत्म करना। अब उसके सामने 3 और लक्ष्य बचे थे। दूसरा, अच्छे दोस्त बनाना। तीसरा, यी हैन की मां की रक्षा करना। और चौथा, कॉलेज में दाखिला पाना। लेकिन इनमें सबसे मुश्किल काम आखिरी वाला था। पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल बनाने के इरादे से ड्यूक पैल जेमिन को रोज़ समय पर क्लास में आने और दूसरों को परेशान न करने का आदेश देता है। ब्रेक के दौरान भी वह उसे कमज़ोर छात्रों को तंग करने से रोकता है। दोबारा पिटाई से बचने के लिए जेमिन के पास ड्यूक पैल की हर बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। दूसरी ओर से क्यंग उन दोनों बालों के सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए भेज देता है। टेस्ट पूरा करने के लिए वह ड्यूक पैल से फैमिली रजिस्टर और पहचान पत्र की कॉपी भी मांगता है। ड्यूक पैल बिना किसी परेशानी के सब कुछ दे देता है, लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आता कि से क्यंग आखिर उसकी असली पहचान साबित करने के पीछे इतना क्यों पड़ा हुआ है। कुछ समय बाद ड्यूक पैल जेमिन को अलग ले जाकर उससे निजी तौर पर बात करता है। वह जानना चाहता है कि पहले यी हैन और से क्यंग के बीच कैसा रिश्ता था।
जेमिन बताता है कि यीहेन सेक्यंग का बहुत सम्मान करता था और कई बार चुपके चुपके उसका पीछा भी करता था। वह ये भी बताता है कि एक बार सेक्यंग ने यीहेन के लिए स्कूल बुलिंग की शिकायत भी की थी। शायद यही वजह थी कि यीहेन उससे दोस्ती करना चाहता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब यीहेन पर झूठा स्टॉकर होने का आरोप लगाया गया तब सेक्यंग पूरी तरह खामोश रहा। ये बात सुनकर ड्यूक पैल के मन में शक और गहरा हो जाता है कि सेक्यंग आखिर कौन सा राज छिपा रहा है। हालांकि फिलहाल उसके सामने उससे भी बड़ी समस्या थी। उसके नंबर अभी भी बेहद खराब थे। सोने और एक्सरसाइज करने के अलावा वह अपना पूरा समय पढ़ाई में लगा देता है, लेकिन इसके बावजूद गणित उससे बिल्कुल नहीं संभलती। यहाँ तक कि सेक्यंग भी उसकी हालत देखकर दंग रह जाता है। आखिरकार अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर ड्यूक पैल सेक्यंग से उसे पढ़ाने की गुजारिश करता है। तभी वहाँ 3 लड़के आते हैं और सेक्यंग को अपने स्टडी ग्रुप में शामिल होने का निमंत्रण देते हैं। ड्यूक पैल एक नज़र में उनकी असली मंशा समझ जाता है। वे सिर्फ स्कूल के टॉपर के साथ पढ़ना चाहते थे, इसलिए वह तुरंत कहता है कि वह भी उस ग्रुप में शामिल होगा, और मज़े की बात तो ये कि खुद को ग्रुप लीडर भी घोषित कर देता है। तब सेक्यंग शांत स्वर में कहता है कि अगर ड्यूक पैल शामिल होगा तो वह भी शामिल होगा। ये सुनते ही उन लड़कों का लीडर मजबूर होकर अपना निमंत्रण वापस ले लेता है। उनके जाने के बाद ड्यूक पैल कहता है कि उसका इरादा उन लड़कों की तरह मुफ्त का फ़ायदा उठाने का नहीं है। वह वादा करता है कि बदले में सेक्यंग जो चाहेगा वह उसकी एक इच्छा जरूर पूरी करेगा। बाद में ड्यूक पैल की मुलाकात उन्हीं 3 लड़कों से वॉशरूम में होती है। उनका लीडर उसके मुंह पर उसका मजाक उड़ाते हुए उसे स्टॉकर कहता है। ये सुनते ही ड्यूक पैल उसके हाथ से बास्केटबॉल छीन लेता है और उसे चुनौती देता है। नियम बेहद आसान था, जो पहले 5 पॉइंट बनाएगा वही जीतेगा। अगर ड्यूक पैल हार गया तो वह खुद सेक्यंग को उनके स्टडी ग्रुप में शामिल होने के लिए मना लेगा। इसी बीच सेक्यंग देखता है कि बड़ी संख्या में छात्र बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ भाग रहे हैं, तो वह भी उनके पीछे चल पड़ता है। तभी उसके फ़ोन पर कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि डीएनए टेस्ट के अनुसार दोनों सैंपल आपस में संबंधित हैं। इसके बावजूद वह यह मानने को तैयार नहीं होता कि उसके सामने खड़ा लड़का सचमुच यीहेन है, क्योंकि कोई इंसान इतना ज़्यादा बदल ही नहीं सकता। उधर कोर्ट पर ड्यूक पैल अपनी शानदार बास्केटबॉल स्किल्स से सभी को हैरान कर देता है और आसानी से मैच जीत लेता है। जीतने के बाद वह सबके सामने उस लड़के को फटकार लगाता है कि उसने सच्चाई जाने बिना यीहेन की बदनामी की है। फिर वह पूरे स्कूल को चेतावनी देता है कि आज के बाद कोई भी यीहेन के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने की कोशिश न करे। इसके बाद सेक्यंग ड्यूक पैल को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर ड्यूक पैल को उसकी हर बात माननी होगी। दोनों स्टडी रूम की ओर जाते हैं, जहां सेक्यंग उसके लिए एक पूरी तरह पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान तैयार करता है। लेकिन पढ़ाई शुरू हुए ज़्यादा देर भी नहीं होती कि ड्यूक पैल की आंखें झपकने लगती हैं। खुद को जगाए रखने के लिए वह बाहर जाकर कुछ पीने का सुझाव देता है। दोनों एक कन्वीनियंस स्टोर पहुंचते हैं। वहां ड्यूक पैल आदतन शराब की एक बोतल उठाने ही वाला होता है कि सेक्यंग उसे अजीब नज़रों से देखने लगता है। तुरंत संभलते हुए ड्यूक पैल कहता है कि उसे लगा ये स्प्राइट है। तभी सेक्यंग की नज़र शेल्फ पर रखे पाइनएप्पल केक पर पड़ती है और उसे नौकरानी की कही हुई बात याद आती है कि यीहेन को पाइनएप्पल से बेहद गंभीर एलर्जी है, इतनी खतरनाक कि उसका सांस लेने का रास्ता तक बंद हो सकता है। तभी अचानक ड्यूक पैल वही केक उठाकर खरीद लेता है। सेक्यंग सावधानी से वह केक उसकी तरफ बढ़ाता है, मानो आखिरी बार यह जांचना चाहता हो कि वह सच में यीहेन है या नहीं। लेकिन अंतिम क्षण में अपराधबोध उसे रोक देता है और वह ड्यूक पैल को खाने से मना कर देता है। ड्यूक पैल हैरान होकर पास रखा एक जेली उठा लेता है और खा जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वह पाइनएप्पल फ्लेवर्ड निकलती है। अगले ही पल उसकी सांसें अटकने लगती हैं और वह जमीन पर गिर पड़ता है। अस्पताल में बैठे सेक्यंग को अब पूरा यकीन हो जाता है कि यह लड़का असली यीहेन नहीं है। अगर यीहेन सचमुच अपनी याददाश्त खो बैठा होता तो उसके आसपास के लोग सबसे पहले उसे उसकी पाइनएप्पल एलर्जी के बारे में बताते। लेकिन ड्यूक पैल को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, यानी उसकी मेमोरी लॉस वाली कहानी झूठ थी। तभी कहानी अतीत की ओर लौटती है। एक समय यीहेन पूरी निराशा में सेक्यंग के घर पहुंचा था और उससे मदद की भीख मांगी थी, लेकिन सेक्यंग ने उसे बेरहमी से मना कर दिया था। इसके बाद कई रातों तक वह खुद भी चैन से सो नहीं पाया। चिंता और अपराधबोध उसे अंदर ही अंदर खाता रहा। फिर जब उसने बाद में यीहेन को बुक स्टोर में देखा तो वह दंग रह गया, क्योंकि यीहेन पूरी तरह बदला हुआ लग रहा था। उसे डर सताने लगा कि कहीं उसकी बेरुखी ने यीहेन को किसी भयानक रास्ते पर तो नहीं धकेल दिया। ये सोच उसे अंदर से तोड़ने लगती है। तभी ड्यूक पैल अचानक बिस्तर पर सीधा बैठ जाता है और दृढ़ आवाज में कहता है कि वह एक दिन यीहेन से फिर मिलेगा और तब सेक्यंग को उससे माफ़ी मांगने का मौका भी मिलेगा। लेकिन इसके लिए उसे पहले ड्यूक पैल की पढ़ाई में मदद करनी होगी, ताकि यीहेन सुरक्षित रूप से वापस लौट सके और एक बेहतर जिंदगी जी सके। तमाम शंकाओं के बावजूद सेक्यंग उसकी बात मान लेता है।
उसी रात वह ड्यूक पैल के लिए एक बेहद विस्तृत स्टडी प्लान बनाता है और हर दिन धैर्य के साथ उसे पढ़ाने लगता है। दूसरी ओर मिन डांग सू के गैंग में शामिल होना चाहता था ताकि लड़ना सीख सके। गैंग में शामिल होने के पहले ही दिन उसे एक जरूरी काम सौंप दिया जाता है। उधर ड्यूक पैल घर लौटता है और देखता है कि दो काले कपड़ों वाले आदमी यीहेन की मां का अपहरण कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि भागने वाली कार में जेमिन भी उनके साथ बैठा था। ड्यूक पैल बिना एक सेकंड गनवाए आगे बढ़ता है और एक गुंडे से भिड़ जाता है, जबकि सेक्यंग दूसरे आदमी को एम्स सॉन्ग को ले जाने से रोकने की कोशिश करता है। जेमिन के लिए यह पहली बार था जब उसने ऐसी असली हिंसा अपनी आंखों से देखी थी। डर के मारे वह कार से कूदकर भाग जाता है, लेकिन इस कमजोर शरीर की सीमाओं की वजह से ड्यूक पैल धीरे धीरे लड़ाई में पिछड़ने लगता है। तभी एक गुंडा चाकू निकाल लेता है। माहौल बेहद खतरनाक हो जाता है, लेकिन उसी समय पास से पुलिस सायरन की आवाज़ सुनाई देती है और मजबूर होकर वे गुंडे वहां से भाग निकलते हैं। एम्स सॉन्ग को अस्पताल पहुंचाने के बाद दो पुलिस अधिकारी वहां आते हैं और पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था। पुराने दिनों की आदत में ड्यूक पैल लगभग रिश्वत देने के लिए पैसे निकाल ही लेता है, लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि अब वह कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि एक स्कूल स्टूडेंट है। उसे शक होता है कि इस पूरे मामले के पीछे सेक्रेटरी का हाथ है, लेकिन अगर वह सच्चाई बताएगा तो यीहेन के नाजायज़ बेटे होने की बात भी सामने आ जाएगी। इसलिए वह कह देता है कि कुछ गुंडों ने परेशानी खड़ी की थी और शिकायत वापस ले लेता है। घर लौटते समय ड्यूक पैल सेक्यंग से कहता है कि घर पहुंचकर अपने परिवार से चोटों को छिपाने की कोशिश करे और सूजन कम करने के लिए चेहरे पर अंडा रोल करे। सेक्यंग अपने घायल चेहरे को देखता है और उसके दिल में बेचैनी बढ़ने लगती है। कुछ समय बाद मिस्टर चॉय को पता चलता है कि उनके बेटे पर सड़क पर हमला हुआ था। वह तुरंत सेक्यंग को मजबूर करते हैं कि उसे घटनास्थल पर ले चले। दोनों उस सुनसान जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन चॉय को वहां न कोई पैरों के निशान मिलते हैं और न ही लड़ाई के कोई सबूत। दूसरी तरफ सेक्यंग डर और तनाव से इतना भर जाता है कि लगातार अपने नाखून चबाने लगता है। आखिरकार उसे चक्कर आने लगते हैं और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। अस्पताल में वह तभी आंखें खोलता है जब उसके पिता वहां से जा चुके होते हैं। कुछ देर बाद उसकी मां फोन करके अपने पति से कहती हैं कि वह अपने बेटे पर इतना दबाव डालना बंद करें, लेकिन मिस्टर चॉय खुद का बचाव करते हुए कहते हैं कि वह ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि सेक्यंग गलत रास्ते पर न जाए और एक अच्छा इंसान बन सके। दूसरी ओर ड्यूक पैल पुलिस स्टेशन पहुंचता है ताकि आधिकारिक तौर पर अपनी शिकायत वापस ले सके। वहां मौजूद पुलिस अधिकारी उसे बताते हैं कि उसके घर के सुरक्षा कैमरे पहले से ही खराब कर दिए गए थे, इसलिए अपहरण करने वालों की पहचान नहीं हो सकी। ये सुनते ही ड्यूक पैल समझ जाता है कि सेक्रेटरी ने पूरी योजना पहले से तैयार कर रखी थी। अब उसे एहसास हो जाता है कि छिपकर खेलने का समय खत्म हो चुका है और सीधे उसका सामना करने का वक्त आ गया है। वह हर संभव तरीके से उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार नाकाम रहता है। सुरक्षा के लिए वह विला की निगरानी करने के लिए गार्ड्स की एक टीम भी रख लेता है। उधर सेक्रेटरी डांग सू पर बुरी तरह भड़क रही होती है। उसे डर है कि कहीं पुलिस उसके पीछे न पड़ जाए। डांग सू उसे भरोसा दिलाता है कि रिपोर्ट पहले ही वापस ली जा चुकी है और वह बाकी सब कुछ संभाल लेगा। इसके बाद वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि जेमिन को पकड़कर लाया जाए और उसे दिखाया जाए कि गद्दारी करने वालों का क्या अंजाम होता है। अपनी हालत समझते हुए जेमिन छिप जाता है और कोई भी उससे संपर्क नहीं कर पाता। इसी दौरान ड्यूक पैल ये भी नोटिस करता है कि सेक्यंग स्कूल नहीं आया है। वह उसे मैसेज करके पूछता है कि क्या वह ठीक है। सेक्यंग जवाब देता है कि अब वह पहले से बेहतर महसूस कर रहा है और ड्यूक पैल से चिंता न करने को कहता है। उसी रात हमेशा की तरह सेक्यंग ड्यूक पैल को पढ़ाने के लिए आता है। ड्यूक पैल की नज़र उसके हाथ पर पड़ती है और वह देखता है कि उसने अपनी उंगली इतनी बुरी तरह काटी है कि वहां से खून निकल रहा है। उसे तुरंत महसूस होता है कि शायद घर पर कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन सेक्यंग तुरंत बात बदल देता है और उसे अंदर धकेलकर पढ़ाई शुरू करवाता है। कुछ देर बाद सेक्यंग अपना दिमाग शांत करने के लिए बाहर निकलता है। उसे पता है कि उसके पिता ने जरूर पुलिस से संपर्क किया होगा और बहुत जल्द वे स्कूल तक पहुंच जाएंगे। ड्यूक पैल को ये सोचकर अपराधबोध होता है कि उसकी वजह से सेक्यंग इस झंझट में फंस गया, इसलिए वह फैसला करता है कि उसे कुछ सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स सिखाई जाएं। इसी बीच सेक्यंग के पिता चुपचाप यीहेन के अतीत की जांच शुरू कर देते हैं। जांच में उन्हें पता चलता है कि यीहेन एक नाजायज़ बेटा है और वर्षों से स्कूल बुलिंग का शिकार रहा है। उन्हें ये बात बेहद अजीब लगती है कि 2 साल तक एक ही क्लास में पढ़ने के बावजूद दोनों लड़के अचानक अब जाकर इतने करीब कैसे हो गए। ड्यूक पैल के घर से वापस लौटते समय सेक्यंग लगातार वही सेल्फ डिफेंस मूव्स दोहराता रहता है जो ड्यूक पैल ने उसे सिखाए थे। तभी अचानक उसकी नज़र आसपास घूमते हुए जेमिन पर पड़ती है, लेकिन वह उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ जेमिन अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाता और उनसे पूछ बैठता है कि वे दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी उसे एहसास होता है कि जिस महिला का पिछली रात अपहरण किया जा रहा था वह यीहेन की मां थी।
कुछ देर बाद तीनों एक कैफे में पहुंचते हैं। वहां ड्यूक पैल जेमिन को याद दिलाता है कि वह कल स्कूल जरूर आए और क्लास बंद करना बंद करे। जेमिन हिचकिचाते हुए कुछ दिन पहले हुई लड़ाई के बारे में पूछता है। जब उसे पता चलता है कि मामला पूरी तरह खत्म हो चुका है और शिकायत वापस ले ली गई है, तो आखिरकार उसकी जान में जान आती है। फिर वह सामने रखा केक ऐसे खाने लगता है जैसे कई दिनों से भूखा हो। खाते खाते वह बताता है कि उसने 2 दिनों से ठीक से कुछ नहीं खाया। ये सुनकर ड्यूक पैल को उस पर तरस आ जाता है और वह उसे घर चलकर ढंग से खाना खाने का न्योता देता है। रात के खाने के दौरान जेमिन पूछता है कि क्या वह एक रात उनके घर रुक सकता है, क्योंकि उसके घर का हीटर बंद हो चुका है। वह बताता है कि उसका पिता काम के सिलसिले में बाहर है, उसकी माँ उन्हें छोड़कर जा चुकी है और उसकी बहन एक हेयर सैलून में प्रशिक्षु के रूप में रह रही है। ड्यूक पैल जब उसे रहने की अनुमति दे देता है तो सेक्यंग भी वहीं रुकने की इच्छा जाहिर करता है। रात में जेमिन सिगरेट पीने के लिए बालकनी में चला जाता है। कुछ ही देर बाद सेक्यंग भी उसके पीछे बाहर आता है और सीधे पूछता है कि यीहेन की मां का अपहरण करने की कोशिश किसने की थी। वह बताता है कि उसने उस रात जेमिन को उसी वैन से बाहर निकलते हुए देखा था। उसे शक है कि जेमिन यहाँ सिर्फ ये जांचने आया है कि पुलिस उसके पीछे तो नहीं पड़ गई। जेमिन अपनी सफाई देते हुए कहता है कि उसने किसी का अपहरण नहीं किया था और पुलिस को फ़ोन भी उसी ने किया था। उसका ठंडा और बेपरवाह रवैया सेक्यंग को गुस्से से भर देता है। वह जेमिन को पकड़कर रेलिंग से दे मारता है और जवाब मांगता है। तभी ड्यूक पैल तेजी से बाहर आता है और सीधा सवाल करता है कि इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड कहाँ छिपा हुआ है। अब चारों तरफ से घिर चुका जेमिन आखिरकार सच उगल देता है। वह स्वीकार करता है कि डांग सू ही उसका बॉस है और उन जगहों के बारे में भी बता देता है जहां डांग सू अक्सर आता जाता है। ये सब सुनकर ड्यूक पैल स्तब्ध रह जाता है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका अपना अधीनस्थ इतना गंदा और नीच खेल खेल सकता है। स्कूल खत्म होने के बाद ड्यूक पैल सेक्यंग से अलग होता है और अकेले डांग सू से मिलने निकल पड़ता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डांग सू के लोग उससे पहले ही उसे पकड़ लेते हैं और अगवा कर लेते हैं। संयोग से सेक्यंग ये सब देख लेता है। वह पूरी ताकत से उनकी ओर दौड़ता है, लेकिन तब तक गाड़ी आंखों से ओझल हो चुकी होती है। जमीन पर पड़ा ड्यूक पैल का फ़ोन उठाकर वह पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे ड्यूक पैल की कही हुई बात याद आती है, अगर पुलिस बीच में आई तो यीहेन की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। उसका हाथ रुक जाता है। वह कॉल काट देता है और असमंजस में पड़ जाता है कि क्या अपने पिता से मदद मांगे या नहीं। उधर ड्यूक पैल को एक अंधेरे गोदाम में घसीट कर ले जाया जाता है। जैसे ही उसके सिर से कपड़ा हटाया जाता है, वह अपने सामने अपने पुराने वफादार अधीनस्थ को खड़ा देखता है। ड्यूक पैल बिना डरे खड़ा हो जाता है और जवाब मांगता है। डांग सू उसे उसी लड़के के रूप में पहचानता है जिसे वह अपने बॉस की मौत का जिम्मेदार मानता है। गुस्से में वह तुरंत अपने आदमियों को हमला करने का आदेश दे देता है। ड्यूक पैल कमजोर गुंडों को आसानी से संभाल लेता है, लेकिन जब उसका सामना योंग चियोल से होता है, जो अब काफ़ी भारी भरकम हो चुका था, तो हालात बदल जाते हैं। योंग चियोल की ताकत के आगे ड्यूक पैल टिक नहीं पाता और बेहोश होकर गिर जाता है। दूसरी ओर स्कूल में जेमिन के चेले गुंडे उसे बताते हैं कि गैंग आज फिर यीहेन के घर जाने वाली है। वे उस पर मिशन के दौरान भाग जाने का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि उसे सजा के लिए वापस ले जाया जाएगा। ये सुनते ही जेमिन वहां से भाग खड़ा होता है। बस स्टॉप पर उसकी मुलाकात सेक्यंग से हो जाती है और वह उसे भी साथ लेकर भाग निकलता है। पीछा छुड़ाने के बाद जेमिन बताता है कि गैंग फिर से यीहेन की मां का अपहरण करने वाली है। सेक्यंग ये सुनकर दंग रह जाता है और बताता है कि यीहेन को तो पहले ही उठा लिया गया है। जेमिन अंदाजा लगाता है कि उसे शायद किसी होटल में रखा गया होगा। इतना कहकर वह खुद उस खतरनाक मामले से दूर भाग जाता है। अब सेक्यंग के पास अकेले अपने दोस्त को बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। रास्ते भर उसके पिता उसे लगातार मैसेज भेजते रहते हैं और पूछते हैं कि वह कहाँ है, लेकिन वह उन संदेशों को नज़रअंदाज कर देता है। इसके बजाय वह नौकरानी को फ़ोन करता है और आदेश देता है कि ड्राइवर तुरंत सारे बॉडीगार्ड्स को इकट्ठा करके एम्स सॉन्ग की सुरक्षा में लगा दे। कुछ समय बाद ड्यूक पैल की आंख खुलती है। वह खुद को एक सोफे पर पड़ा हुआ पाता है। डांग सू को शक होने लगा था कि यह हाई स्कूल का लड़का उनके दिवंगत बॉस को जरूर जानता था, क्योंकि उसकी लड़ने की शैली बिल्कुल ड्यूक पैल जैसी थी। डांग सू उसे बताता है कि उनके बॉस की मौत के बाद प्रतिद्वंद्वी गैंग्स ने एकजुट होकर चिलसुंग गैंग पर हमला कर दिया था। मिस्टर चीलसन गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल पहुंच गए थे और बाद में अचानक गायब हो गए। तब से वे लोग हर जगह उन्हें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनके बिना वे चिलसुंग गैंग का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसी वजह से उन्होंने एक नया गैंग बना लिया। ये सब सुनकर ड्यूक पैल का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह डांग सू को गैंग खत्म करने की सलाह देता है और वादा करता है कि वह उसे इतना पैसा देगा कि वह अपने गांव लौटकर एक रेस्टोरेंट खोल सके। लेकिन डांग सू इस प्रस्ताव पर तिरस्कार भरी हंसी हंसता है।
साफ था कि वह प्रभावित नहीं हुआ। तभी योंग चियोल का फोन आता है। वह बताता है कि यीहेन के घर के बाहर बड़ी संख्या में बॉडीगार्ड्स तैनात हैं। ये सुनकर डांग सू की नज़र सामने बैठे उस शांत हाई स्कूल छात्र पर टिक जाती है। उसे याद आता है कि सेक्रेटरी एम्स सॉन्ग को मानसिक अस्पताल भेजना चाहती थी और यीहेन को विदेश भेजने की योजना बना रही थी। अब उसे एहसास होता है कि सेक्रेटरी ने इस लड़के को बहुत हल्के में लिया था। डांग सू की जिद देखकर ड्यूक पैल फैसला करता है कि अब बातों से नहीं, हाथों से मामला सुलझाना पड़ेगा। लेकिन हमला करने से पहले वह बेहद शांत स्वर में डांग सू के घुटने की पुरानी चोट का जिक्र करता है और बिल्कुल सही बताता है कि वह चोट उसे कैसे लगी थी। डांग सू सन्न रह जाता है, क्योंकि इस राज के बारे में सिर्फ उसका बॉस और योंग चियोल जानते थे। फिर ड्यूक पैल पूछता है, क्या तुम अभी भी एलिगेटर को रियडो पढ़ते हो? और उसके बाद गंभीर आवाज में कहता है, लोहे की गेंद से सुई बनाने जैसी मेहनत करो, अपना सब कुछ झोंक दो। ये सुनते ही डांग सू की आंखें फैल जाती हैं। उसे याद आता है कि उसके बॉस ने भी उसे कभी बिल्कुल यही बात कहकर डांटा था। उलझन और हैरानी में वह पूछ बैठता है, आखिर तुम हो कौन? ड्यूक पैल सिर्फ इतना कहता है, ठीक से सोचो, और वहां से चल देता है। इसी बीच से क्यंग गैंग के ठिकाने पर पहुंच जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे उसके पिता भी वहां आ पहुंचते हैं, क्योंकि वे उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहे थे। तब खुलासा होता है कि यह पूरा रेस्क्यू मिशन से क्यंग ने बहुत सोच समझकर प्लान किया था। उसका मकसद अपने दोस्त को बचाना था, बिना पुलिस को सीधे इस मामले में शामिल किए। खुशकिस्मती से ड्यूक पैल बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकल आता है और बड़े आदर के साथ से क्यंग के पिता का अभिवादन करता है। लेकिन मिस्टर चॉय उसकी ओर ध्यान तक नहीं देते और सीधे अंदर चले जाते हैं। वहां पहुंचकर वे डांग सू को अपना प्रोसिक्यूटर वाला बिजनेस कार्ड थमाते हैं और सख्त चेतावनी देते हैं कि अगर उसने एम्स सॉन्ग का अपहरण करने की कोशिश दोबारा की तो वह पूरे गैंग के खिलाफ व्यापक जांच शुरू कर देंगे। ये सुनकर डांग सू के पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह तुरंत अपने सभी आदमियों को वापस बुला लेता है। उधर ड्यूक पैल जब घर लौटता है तो पूरे विला के चारों ओर बॉडीगार्ड्स तैनात देखकर चौंक जाता है। नौकरानी उसे बताती है कि यह सारी व्यवस्था से क्यंग ने करवाई है। ड्यूक पैल तुरंत उसे धन्यवाद का मैसेज भेजता है और साथ में पढ़ाई करने का निमंत्रण भी देता है। लेकिन से क्यंग उसके घर नहीं आता। इसके बजाय वह उसे पार्क में मिलने के लिए बुलाता है। वहां पहुंचकर वह माफ़ी मांगता है और कहता है कि अब वह उसे ट्यूशन नहीं दे पाएगा और उससे दूरी बनाकर रखनी होगी। वजह यह थी कि उस रात उसके पिता ने यीहेन की मदद करने के लिए हामी भर दी थी, लेकिन एक शर्त पर से क्यंग को हमेशा के लिए यीहेन से दूर रहना होगा। मजबूरी में से क्यंग को यह शर्त माननी पड़ी। ये सुनकर ड्यूक पैल खुद को दोषी मानने लगता है कि उसकी वजह से क्यंग और उसके परिवार को इतने खतरे झेलने पड़े। लेकिन से क्यंग उसे बिल्कुल दोष नहीं देता। उल्टा वह वादा करता है कि वह आगे भी उसकी पढ़ाई में मदद करता रहेगा और उसे अपना एक नया निजी नंबर भी दे देता है। कुछ समय बाद अपने पिता के दबाव में आकर से क्यंग को एक हाई रैंकिंग ऑफिसर के पोते के साथ पढ़ाई करने के लिए मजबूर किया जाता है। वही लड़का जो कभी बास्केटबॉल मैच में ड्यूक पैल से हार चुका था। इधर पे क्लास के दौरान ड्यूक पैल की नज़र कुछ ऐसे लड़कों पर पड़ती है जो पहले जेमिन के साथ घूमते थे। वह उनके सिगरेट छीन लेता है और पूछता है कि जेमिन कहाँ है। वे घबराकर कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता और फौरन क्लास की तरफ भाग जाते हैं। बाद में क्लास की लड़कियां ड्यूक पैल को ग्रेजुएशन फोटोशूट में शामिल होने का निमंत्रण देती हैं। ये सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह तुरंत हाँ कर देता है। अगले दिन सभी छात्र फोटोशूट के लिए झील किनारे बने पार्क में इकट्ठा होते हैं। पूरा दिन हंसी मजाक और यादगार पलों में गुजरता है। तभी एक क्लासमेट ड्यूक पैल को बताता है कि जेमिन इन दिनों एक कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम काम कर रहा है। ड्यूक पैल तुरंत वहां पहुंचता है और पूछता है कि वह स्कूल क्यों नहीं आ रहा। जेमिन बताता है कि हाल के दिनों में गैंग उसके पीछे पड़ी हुई है और उस काम के दौरान भाग जाने की वजह से उसे सजा देना चाहती है। ड्यूक पैल उसे भरोसा दिलाता है कि वह यह मामला संभाल लेगा और अगले दिन स्कूल लौटने के लिए कहता है। तभी से क्यंग का फोन आता है। वह अचानक पूछता है कि जब यीहेन ने पैदल पुल से छलांग लगाई थी तब क्या उसे दर्द हुआ था। ये सवाल सुनते ही ड्यूक पैल को महसूस हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत उससे मिलने पहुंचता है। से क्यंग की टूटी हुई मानसिक हालत देखकर ड्यूक पैल उसे सलाह देता है कि वह ऐसी चीजें करे जो उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं की। दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। ड्यूक पैल की नज़र पड़ती है कि डांग सू और योंग चियोल भी उसी ट्रेन में मौजूद हैं, लेकिन वह इस बात का खुलासा नहीं करता। इसके बजाय वह से क्यंग को समुद्र किनारे ले जाता है। वहां पहुंचते ही से क्यंग किसी छोटे बच्चे की तरह उत्साह में समुद्र की ओर दौड़ पड़ता है। यह उसकी जिंदगी में पहली बार था जब उसने समुद्र देखा था और उसकी खुशी देखते ही बनती थी। इसके बाद दोनों साथ में शॉपिंग करते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं और लंबे समय बाद कुछ सच्चे खुशहाल पल जीते हैं। दूसरी तरफ डांग सू और योंग चियोल दूर से उन पर नज़र बनाए रखते हैं। वे सही मौके का इंतजार कर रहे थे ताकि यीहेन को एयरपोर्ट पहुंचाया जा सके।
चूंकि दोनों नाबालिग थे इसलिए वे किसी होटल में कमरा नहीं ले सकते थे। ऐसे में ड्यूक पैल उन्हें एक पुराने परिचित सराय में ले जाता है, लेकिन मालिक फिर से कमरा देने से इनकार कर देता है। तब ड्यूक पैल उसे याद दिलाता है कि इस जगह को वापस हासिल करने में किसने उसकी मदद की थी। इतना ही नहीं, वह मजाक मजाक में ये भी कह देता है कि उसके पास अब सिर्फ एक ही अंडकोश बचा है। ये सुनते ही मालिक के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह मजबूरी में कमरे की चाबी पकड़ा देता है। वह समझ ही नहीं पाता कि एक हाई स्कूल का लड़का उसकी इतनी निजी बात कैसे जानता है। ये सब देखकर डांग सू के मन में भी शक गहराने लगता है कि कहीं ये लड़का सचमुच उनके पुराने बॉस का बेटा तो नहीं। कमरे में पहुंचने के बाद ड्यूक पैल की नज़र सेक्यंग के माथे पर लगी चोट पर पड़ती है। वह पूछता है कि यह कैसे लगी। सेक्यंग स्वीकार करता है कि अब वह अपने पिता के नियंत्रण को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। गुस्से में उसने अपना सिर दीवार पर मार लिया था। बचपन से ही उसके पिता ने उस पर बेहद सख्त नियंत्रण रखा था, जिसकी वजह से वह गंभीर मानसिक समस्याओं से जूझ रहा था। उसने अपनी किस्मत मान ली थी, लेकिन ड्यूक पैल से मिलने के बाद उसमें पहली बार अपने पिता का सामना करने की हिम्मत आई। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पिता उसके ही क्लासमेट को उस पर नज़र रखने के लिए भेज देगा या फिर उसके बेडरूम तक में कैमरा लगवा देगा। निराशा और बेबसी में डूबा सेक्यंग एक बार फिर उसी पैदल पुल पर पहुंच जाता है। उसके मन में खतरनाक विचार उमड़ रहे थे और वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। तभी ड्यूक पैल उसके कंधे पर हाथ रखता है और वादा करता है कि वह उसके पिता को यह जरूर समझाएगा कि उनका पुराना और कठोर पालन पोषण का तरीका कितना गलत है। कुछ देर बाद सेक्यंग सो जाता है। तभी ड्यूक पैल चुपके से उसका फ़ोन उठा लेता है। जैसे ही वह फ़ोन ऑन करता है तुरंत सेक्यंग के पिता का कॉल आ जाता है। गुस्से में मिस्टर चॉय आदेश देते हैं कि सेक्यंग को अभी जगाया जाए और घर वापस भेजा जाए ताकि वह उनसे माफ़ी मांगे, लेकिन ड्यूक पैल साफ इनकार कर देता है और भरोसा दिलाता है कि वह सेक्यंग को सुरक्षित रखेगा। अगली सुबह ड्यूक पैल योंग चियोल को फ़ोन करता है और उन्हें दूसरे माले पर आने का आदेश देता है। नींद में डूबा योंग चियोल समझता है कि उसके पुराने बॉस का फ़ोन आया है, इसलिए वह बिना सोचे समझे ये बात डांग सू तक पहुंचा देता है। लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों को महसूस होता है कि मामला कुछ अजीब है और वे तुरंत उस हाई स्कूल लड़के को ढूंढने निकल पड़ते हैं। डांग सू हैरानी से पूछता है कि आखिर उसे योंग चियोल का नंबर मिला कैसे। वहीं योंग चियोल का दावा होता है कि यह लड़का धोखेबाज है और खुद को ड्यूक पैल का बेटा बताकर सबको बेवकूफ़ बना रहा है। आखिरकार ड्यूक पैल फैसला करता है कि अब सच सामने लाने का समय आ गया है। वह ऐसे कई गुप्त राज और घटनाएं बताता है जिनके बारे में सिर्फ वही 3 लोग जानते थे। ये सुनकर योंग चियोल की आंखें भर आती हैं। वह यकीन कर बैठता है कि यह लड़का उनके बॉस का वह छिपा हुआ बेटा है जिसे 20 साल तक दुनिया से छिपा कर रखा गया था। और इस तरह ड्यूक पैल को अचानक 2 नए चाचा मिल जाते हैं। बाद में स्कूल पहुंचकर ड्यूक पैल नोटिस करता है कि जेमिन अब भी क्लास में नहीं आया है। वह तुरंत योंग चियोल को फ़ोन करके आदेश देता है कि जेमिन का पीछा करना बंद किया जाए। लेकिन एक समस्या खत्म होते ही दूसरी मुसीबत सामने खड़ी हो जाती है। अचानक से क्यंग के पिता स्कूल पहुंच जाते हैं और ड्यूक पैल पर आरोप लगाते हैं कि उसने उनके बेटे को रात भर अपने साथ रखकर बहकाया है। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि सेक्यंग लगभग बेहोश हो जाता है और उसे नर्स के ऑफिस ले जाया जाता है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर ड्यूक पैल मिस्टर चॉय से अकेले में बात करता है। वह उन पर ज़रूरत से ज़्यादा सख्त होने और अपने बेटे को गंभीर मानसिक नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाता है। लेकिन मिस्टर चॉय इतने जिद्दी होते हैं कि बातचीत आगे बढ़ ही नहीं पाती। गुस्से में आकर वो ड्यूक पैल पर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्यूक पैल फुर्ती से उनका हाथ पकड़ लेता है और उन्हें शांत होने के लिए कहता है। कुछ देर बाद से क्यंग होश में आता है और देखता है कि ड्यूक पैल उसके पास बैठा है। ड्यूक पैल उसे समझाता है कि उसे अपने पिता से खुलकर और ईमानदारी से बात करनी चाहिए, क्योंकि असली समाधान सिर्फ बातचीत में ही छिपा है। बाद में दोनों स्टडी रूम में पहुंचते हैं। वहां एक लड़की ड्यूक पैल को एक ड्रिंक देती है। ड्यूक पैल उसके साथ रखा नोट पढ़ता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि उसकी पसंद बिल्कुल उसकी तरह है। अगली सुबह घर पर एम्स सॉन्ग बुरी तरह गुस्सा करने लगती हैं। वह सेक्रेटरी को ढूंढ रही होती हैं ताकि अपनी दवा ले सकें। उन्हें शांत करने के लिए ड्यूक पैल खुद दवा लेने जाने का फैसला करता है, लेकिन फार्मेसी में डॉक्टर उसे बताते हैं कि जो 2 दवाएं एम्स सॉन्ग को दी जा रही हैं उन्हें एक साथ लेना बेहद खतरनाक है और इससे उनकी हालत और बिगड़ सकती है। ये सुनते ही ड्यूक पैल को समझ आ जाता है कि सेक्रेटरी जानबूझकर एम्स सॉन्ग को नुकसान पहुंचा रही है। वह तुरंत डांग सू को फ़ोन करता है और पूछता है कि सेक्रेटरी कहाँ है। डांग सू जवाब देता है कि उसे कोई जानकारी नहीं, क्योंकि हमेशा वही उनसे संपर्क करती है। फ़ोन कटने के तुरंत बाद सेक्रेटरी खुद वहां पहुंच जाती है। डांग सू उसे साफ साफ बता देता है कि गैंग जल्द ही भंग होने वाली है और अब वे उसके गंदे काम नहीं करेंगे। ये सुनकर सेक्रेटरी उसे एहसान फरामोश कहती है। तब डांग सू उसे अतीत की याद दिलाता है।
जब मिस्टर चील संग बुरी तरह घायल हुए थे तब उसके पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे। उसी समय सेक्रेटरी ने मदद की पेशकश की थी, लेकिन बदले में उसने शर्त रखी थी कि डांगसू को हमेशा उसके आदेश मानने होंगे। लेकिन अब हालात बदल चुके थे, क्योंकि उसका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उनके बॉस का बेटा था। इसलिए डांगसू अब उसकी मदद जारी रखने से इनकार कर देता है। वह उसे 3 दिन का समय देता है कि वही हेन और एम्स सॉन्ग से माफ़ी मांगे। इसके बाद वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि उसे बाहर निकाल दिया जाए। बाहर निकलते समय सेक्रेटरी कुछ छात्रों को यीहेन के बारे में बात करते हुए सुन लेती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वे यीहेन के क्लासमेट हैं, इसलिए वह उनके पास जाकर उन्हें अपनी योजना में शामिल करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ ड्यूक पैल स्कूल पहुंचता है और महसूस करता है कि माहौल कुछ अलग और भारी है। कुछ लड़कियां उससे पूछती हैं कि क्या उसने सच में सेक्यंग को परेशान किया था और उसे जबरदस्ती शराब पीने पर मजबूर किया था। ड्यूक पैल पूरी तरह हैरान रह जाता है। जल्द ही उसे पता चलता है कि उसके खिलाफ स्कूल हिंसा समिति में शिकायत दर्ज कर दी गई है और उसका मामला अब स्कूल वायलेंस कमेटी के सामने जाने वाला है। इसी बीच मिस्टर चॉय स्कूल में ड्यूक पैल पर गंभीर आरोप लगाते हैं। उनका कहना था कि ड्यूक पैल ने उनके बेटे को बहलाकर रात भर घर से बाहर रखा, लगातार अपने क्लासमेट को परेशान किया और यहाँ तक कि गैंगस्टरों के साथ भी उसके संबंध हैं। वह स्कूल प्रशासन को सख्त चेतावनी देते हैं कि अगर स्कूल इस मामले को ठीक से नहीं संभाल पाया तो वह इसे सीधे प्रोसिक्यूशन तक ले जाएंगे। दूसरी तरफ ड्यूक पैल बार बार सेक्यंग को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पाता। तभी उसे पुलिस का फोन आता है। पुलिस बताती है कि उसकी क्लास के कई लड़कों ने उस पर स्कूल बुलिंग का आरोप लगाया है। ये सुनते ही ड्यूक पैल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अचानक आए इस मुसीबत का दबाव उसे अंदर तक झकझोर देता है। वह भी इस सदमे से उबर भी नहीं पाता कि तभी सेक्रेटरी का फोन आ जाता है। वह मिलने के लिए बुलाती है और बिना किसी झिझक के कबूल करती है कि उन्हीं लड़कों को उसने पैसे देकर ड्यूक पैल के खिलाफ शिकायत करने के लिए उकसाया था। फिर वह उसे धमकी देती है या तो विदेश पढ़ने के लिए चला जाए या फिर जुवेनाइल डिटेंशन की तैयारी करे। अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह ये सुनिश्चित कर देगी कि उसकी मां हमेशा के लिए गायब हो जाए। उसी समय सेक्यंग स्कूल पहुंचता है और उसे अपने पिता की हरकतों का पता चलता है। वह तुरंत सभी को बताता है कि उसने प्रिंसिपल से बात कर ली है और सारी गलतफहमियां दूर कर दी हैं। साथ ही वह उम्मीद जताता है कि अब उसके क्लासमेट ड्यूक पैल को गलत नज़र से नहीं देखेंगे। ड्यूक पैल हैरान होकर पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है। सेक्यंग उसे शांत रहने के लिए कहता है और वादा करता है कि वह ये पूरा मामला खुद ठीक करेगा, क्योंकि यह सब उसकी वजह से शुरू हुआ था। तभी जेमिन क्लासरूम में आता है और पूछता है कि क्या सच में ड्यूक पैल के खिलाफ प्रोसिक्यूशन शुरू होने वाली है। ड्यूक पैल उसे बताता है कि इस पूरे खेल के पीछे सेक्रेटरी का हाथ है। जब उसे पता चलता है कि वे लड़के इस समय पूल हॉल में हैं तो वह तुरंत वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह उन्हें समझाता है कि वे लोग इस पूरे मामले में सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वह वादा करता है कि अगर वे अपनी शिकायत वापस ले लें और दोबारा स्कूल आना शुरू कर दे तो वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन लड़कों को भरोसा था कि सेक्रेटरी उन्हें बचा लेगी। वे जेमिन को भी अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं और यहाँ तक कि नकली मेडिकल इंजरी रिपोर्ट तक तैयार कर लेते हैं। ये देखकर जेमिन उन्हें बेशर्म कहता है, लेकिन वे उसे याद दिलाते हैं कि यीहेन को सबसे पहले परेशान करना उसी ने शुरू किया था। ये बात सुनते ही जेमिन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अपने पुराने कर्मों को याद करके वह पूरी तरह खामोश हो जाता है। उधर ड्यूक पैल अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत जुटाने में लग जाता है। वह अपने दोनों चाचाओं को आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर सेक्रेटरी को ढूंढा जाए, क्योंकि असली अपराधी वही है। यीहेन की मां को बचाने के लिए वह योजना बनाता है कि यीहेन के पिता के सामने सेक्रेटरी की सच्चाई उजागर कर दी जाए और उसकी पूरी चालबाजी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। दूसरी तरफ मिस्टर चॉय को पता चलता है कि उनके बेटे ने स्कूल वायलेंस कमेटी को रद्द करने की मांग की है। ये सुनकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह सेक्यंग से कहते हैं कि वह हर संभव कोशिश करेंगे ताकि यीहेन को जुवेनाइल डिटेंशन भेजा जाए और वह फिर कभी स्कूल की दहलीज पर कदम न रख सके। काफ़ी सोच विचार के बाद सेक्यंग जेमिन के पास जाता है और उससे यीहेन की बुलिंग वाला वीडियो ढूंढने के लिए कहता है। वह चाहता है कि जेमिन प्रोसिक्यूशन के सामने जाकर पूरी सच्चाई बताए, लेकिन जेमिन डर जाता है। उसे लगता है कि ऐसा करने पर वह खुद जुवेनाइल डिटेंशन पहुंच जाएगा। तब सेक्यंग उसे एक ऐसी बात बताता है जो उसके दिल को झकझोर देती है। वह कहता है कि यीहेन ने पहले जेमिन की किडनैपिंग वाले मामले में संलिप्तता छिपाई थी और यहाँ तक कि शिक्षकों को स्कूल वायलेंस कमेटी बुलाने से भी रोक दिया था। सेक्यंग उम्मीद करता है कि जेमिन के अंदर अब भी थोड़ी इंसानियत बची होगी और वह यीहेन के लिए गवाही देगा। ये बातें जेमिन के दिल में गहरे उतर जाती हैं। उसी रात वह यीहेन के घर पहुंचता है और ड्यूक पैल के सामने घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगता है।
वह स्वीकार करता है कि वह बेहद डरा हुआ है और उसके पास गवाही देने की हिम्मत नहीं है। ड्यूक पैल उसे तुरंत उठाता है और भरोसा दिलाता है कि वह उसे जुवेनाइल डिटेंशन नहीं जाने देगा। उसकी सिर्फ एक ही इच्छा है, जब असली यीहेन वापस लौटे तब जेमिन उससे आमने सामने माफ़ी मांगे। इसके बाद ड्यूक पैल जेमिन को अपने घर ले जाता है और उसके साथ खाना खाता है। वह उसे समझाता है कि अब से समय पर स्कूल जाना है और दूसरे छात्रों को परेशान करना पूरी तरह बंद करना है। ड्यूक पैल की यह छोटी सी दयालुता जेमिन के दिल पर गहरा असर डालती है। जब वह रात को अपने घर लौटता है तो आखिरकार उसके अंदर दबा हुआ अपराध बोध फूट पड़ता है। वह खुद को रोक नहीं पाता और फूट फूट कर रोने लगता है। अगले दिन ड्यूक पैल और सेक्यंग साथ में प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस पहुंचते हैं। सेक्यंग उसके पक्ष में गवाही देना चाहता है, लेकिन मिस्टर चॉय उसे जबरदस्ती वहां से खींच कर ले जाने लगते हैं। तभी अचानक जेमिन वहां आ पहुंचता है। ड्यूक पैल हैरान होकर पूछता है कि वह यहाँ क्यों आया है, जबकि उसने वादा किया था कि उसका नाम कभी सामने नहीं आएगा। दूसरी तरफ वे लड़के जिन्होंने झूठे आरोप लगाए थे, खुद को जीतता हुआ समझकर मुस्कुरा रहे होते हैं। लेकिन तभी जेमिन अचानक उनका बैग छीन लेता है, उसे ड्यूक पैल की तरफ उछाल देता है और जोर से एक पासवर्ड चिल्लाता है। ड्यूक पैल तुरंत बाहर भागता है, बैग में रखा टैबलेट खोलता है और उसके अंदर दर्जनों वीडियो देखकर सन्न रह जाता है। उन वीडियोज़ में साफ साफ दिख रहा था कि वही लड़के यीहेन को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। इस पक्के सबूत के साथ ड्यूक पैल पर लगे सारे आरोप खत्म हो जाते हैं और जेमिन खुद स्वीकार करता है कि असली आरोपी वही था। ड्यूक पैल उससे पूछता है कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। जेमिन सिर झुकाकर जवाब देता है कि उसे यह सोचकर घिन आ रही थी कि ड्यूक पैल को जेल भेज दिया जाएगा। वह कहता है कि जब सच में गलती करने वाले लोगों को सज़ा मिलती है तभी उसे लगता है कि दुनिया थोड़ी कम अन्यायी है। वह ये भी मानता है कि ड्यूक पैल ने उसे जो दूसरा मौका दिया था वह उसका हकदार नहीं था। कुछ ही देर बाद जेमिन और बाकी बदमाश लड़कों को पुलिस अपने साथ ले जाती है। फिर भी वे उम्मीद लगाए बैठे थे कि सेक्रेटरी उन्हें बचा लेगी, लेकिन उनमें से एक लड़का बताता है कि उसने सेक्रेटरी के वकील से संपर्क किया था और पता चला कि उन्हें पहले ही पूरी तरह छोड़ दिया गया है। उसी क्षण जेमिन की नज़र यीहेन की आत्मा पर पड़ती है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वह बिना कुछ कहे मन ही मन उससे माफ़ी मांगता है। आखिरकार यह पूरा मामला शांत हो जाता है। इसी दौरान लंबे समय से लापता मिस्टर चील संग भी वापस लौट आते हैं। ड्यूक पैल आदरपूर्वक झुककर उनका अभिवादन करता है और उनकी तबीयत के बारे में पूछता है। कुछ देर बातचीत करने के बाद मिस्टर चील संग समझ जाते हैं कि उनके सामने खड़ा ये हाई स्कूल का लड़का असल में ड्यूक पैल ही है, लेकिन वह इस सच को किसी के सामने उजागर नहीं करते। वह सिर्फ उसे मेहनत से पढ़ाई करने और कॉलेज में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दूसरी तरफ एम्स सॉन्ग भी पूरी तरह स्वस्थ होकर अस्पताल से छुट्टी लेने का फैसला करती हैं। ड्यूक पैल उनसे कहता है कि उन्हें यीहेन के पिता को छोड़ देना चाहिए और किसी अच्छे इंसान के साथ नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। एम्स सॉन्ग गहरी सांस लेते हुए कहती हैं कि पिछले 20 सालों से वह घर की चारदीवारी में ही रही हैं और अब उन्हें नहीं पता कि अपने दम पर कैसे जिया जाता है। इस पर ड्यूक पैल उन्हें समझाता है कि उसी आदमी पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर रहने की वजह से सेक्रेटरी उन्हें सालों तक दबाती और परेशान करती रही, लेकिन उसे पूरा विश्वास है कि एम्स सॉन्ग अपने जीवन की बागडोर खुद संभाल सकती हैं। तभी ड्यूक पैल की नज़र बर्लिन में होने वाली ओ के कंस्ट्रक्शन की एक प्रदर्शनी के विज्ञापन पर पड़ती है। उसे तुरंत एक बात समझ आ जाती है और वह बिना समय गंवाए एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वह डांग सू और योंग चियोल को फ़ोन करता है और बताता है कि चेयरमैन बर्लिन से लौट चुके हैं और 1 घंटे के भीतर एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। वह दोनों से सेक्रेटरी को पकड़ने में मदद करने के लिए कहता है। जैसे ही विमान लैंड करता है, सेक्रेटरी अपने वकील को फ़ोन करती है, लेकिन दूसरी तरफ से उसे यह खबर मिलती है कि यीहेन के खिलाफ सारे आरोप पूरी तरह खारिज कर दिए गए हैं। तभी ड्यूक पैल उनके रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है और चेयरमैन को निजी बातचीत के लिए एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट चलने का निमंत्रण देता है। ये देखकर सेक्रेटरी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ड्यूक पैल उसे पकड़कर वापस चेयरमैन के सामने ले आता है। फिर वह एक एक करके उसकी सारी करतूतों का पर्दाफाश कर देता है। वह बताता है कि उसी ने यीहेन को स्कूल वायलेंस केस का आरोपी बनाया, एम्स सॉन्ग को गलत दवाएं देकर नुकसान पहुंचाया और यहां तक कि गैंगस्टरों को पैसे देकर उनका अपहरण करवाने की भी कोशिश की। ड्यूक पैल ये भी खुलासा करता है कि उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह चेयरमैन की एकमात्र पत्नी बनना चाहती थी। सेक्रेटरी घबराकर सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हर बहाने से उसकी गलती और साफ साबित होती जाती है। चेयरमैन को चिंता होने लगती है कि अगर यह सब सार्वजनिक हो गया तो कंपनी की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचेगा। आखिरकार सेक्रेटरी के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वह ड्यूक पैल के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और माफ़ी मांगने लगती है।
ड्यूक पैल उसके सिर पर पानी उड़ेल देता है और सख्त लहजे में चेतावनी देता है कि आज के बाद वह कभी यीहेन या उसकी मां को परेशान करने की कोशिश न करे। ड्यूक पैल के इस शांत लेकिन प्रभावशाली तरीके से चेयरमैन काफ़ी प्रभावित होते हैं। वह फैसला करते हैं कि अब वह आधिकारिक तौर पर ड्यूक पैल को अपना बेटा दर्ज करेंगे। लेकिन ड्यूक पैल तुरंत इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। वह कहता है कि उसे ऐसे पिता की जरूरत नहीं जो किसी भी वक्त अपने बच्चे को छोड़ सकता हो। बाहर निकलने के बाद ड्यूक पैल डांग सू और योंग चियोल से कहता है कि वे लोग पहले चले जाएं, वह थोड़ी देर में घर लौट आएगा। ये सुनकर डांग सू के दिमाग में कई पुरानी बातें घूमने लगती हैं। उसे याद आता है कि उसके पुराने बॉस ड्यूक पैल भी बिल्कुल यही शब्द इस्तेमाल किया करते थे। फिर उसे मिस्टर चील संग की वह बात याद आती है जब उन्होंने उनसे कहा था कि ड्यूक पैल के लिए यहीं रुके रहना। इन सभी अजीब संयोगों को जोड़ते हुए डांग सू के मन में एक खतरनाक सवाल जन्म लेता है, क्या यीहेन ही वास्तव में ड्यूक पैल है? बाद में ड्यूक पैल यीहेन की मां को बताता है कि उसने चेयरमैन का ऑफर ठुकरा दिया है। एम्स सॉन्ग ये सुनकर कहती हैं कि यह बात उनके लिए थोड़ी अनएक्सपेक्टेड जरूर थी, लेकिन उन्हें कोई झटका नहीं लगा। इस समय उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस अपनी एक्टिंग करियर को फिर से शुरू करने की है। ड्यूक पैल उन्हें पूरे दिल से सपोर्ट करता है और कहता है कि वह जो भी करना चाहें निडर होकर करें, क्योंकि वह हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। फ़ोन रखने के बाद ड्यूक पैल यीहेन से पूछता है कि अपने पुराने रूप में वापस आने का एहसास कैसा है। पिछले कुछ समय से यीहेन की आत्मा बार बार दिखाई दे रही थी। उसने जेमिन की माफ़ी भी सुनी और अपनी मां को नई जिंदगी की शुरुआत करते हुए भी देखा। यीहेन स्वीकार करता है कि अब वह पहले जैसा इंसान नहीं रहा और उसके अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। ये सुनकर ड्यूक पैल मुस्कुराता है और उम्मीद करता है कि अब वह आत्महत्या जैसी बातें करना हमेशा के लिए छोड़ देगा और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने, अच्छे से जीने और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने पर ध्यान देगा। अब सिर्फ एक हफ्ता बचा था, इसलिए ड्यूक पैल फैसला करता है कि जाने से पहले वह अपनी सारी अधूरी जिम्मेदारियां ठीक से पूरी कर देगा। सबसे पहले वह स्कूल लौटता है और अपने दोस्तों से आखिरी बार मिलता है। उसके बाद वह सेक्यंग को उस जगह ले जाता है जहां उसकी अपनी राख रखी हुई थी। वहीं वह आखिरकार अपनी असली पहचान का खुलासा करता है। वह बताता है कि जब यीहेन ने ओवरपास से छलांग लगाई थी तब उसे बचाते हुए उसकी मौत हो गई थी और उसके बाद उसकी आत्मा यीहेन के शरीर में आ गई। तभी अचानक असली यीहेन वहां दिखाई देता है और दौड़कर सेक्यंग को कसकर गले लगा लेता है। तभी कहानी हमें अतीत की एक झलक दिखाती है। उस समय यीहेन ने सेक्यंग से विनती की थी कि वह अपने पिता से मदद मांगे, क्योंकि सिर्फ एक प्रोसिक्यूटर ही उन बुलियों को सजा दिला सकता था। लेकिन सेक्यंग ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। उसे गुस्सा था कि वह यीहेन की मदद करता रहा, फिर भी यीहेन इतना कमज़ोर और असहाय बना रहा। बाद में यही फैसला उसे लगातार परेशान करता रहा। उसे लगने लगा कि शायद उसी की वजह से यीहेन इतने अंधेरे विचारों में डूब गया। लेकिन यीहेन उसे सांत्वना देते हुए कहता है, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, मैं ही इतना कमज़ोर था कि अपने लिए खड़ा नहीं हो सका। फिर वह सेक्यंग से कहता है कि अब उसे मजबूत बनना होगा और अपने पिता की वजह से खुद को और चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। और सचमुच सेक्यंग बदल जाता है। जब उसके पिता उसे दोबारा ड्यूक पैल से दोस्ती करने से मना करते हैं तो वह पहली बार खुलकर उनका विरोध करता है। इतना ही नहीं, वह पार्ट टाइम नौकरी भी शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि आर्थिक स्वतंत्रता ही उसे अपने पिता के नियंत्रण से आज़ाद करा सकती है। दूसरी तरफ ड्यूक पैल अपने दो सबसे भरोसेमंद साथियों डांग सू और योंग चियोल से मिलने जाता है। योंग चियोल उस समय नशे में धुत था, जबकि डांग सू उससे पूछता है कि उसने कभी उन्हें अपनी असली पहचान क्यों नहीं बताई। ड्यूक पैल शांत स्वर में जवाब देता है कि एक दिन उसकी आत्मा फिर से गायब हो जाएगी और अगर वे सच जान जाते तो वह उनके लिए बहुत दर्दनाक होता। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी के बीच दोनों अपने गिलास उठाते हैं और साथ में अपने आखिरी यादगार पल बिताते हैं। धीरे धीरे वह दिन भी आ जाता है जब ड्यूक पैल को जाना होता है। लेकिन तभी एक चौंकाने वाला फैसला सामने आता है। यीहेन अपने असली शरीर में वापस लौटने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि इस जिंदगी में अब उसकी कोई इच्छा बाकी नहीं है। अगर उसके शरीर में कोई और इंसान खुश रह सकता है तो वही उसकी खुशी के लिए काफ़ी है। ये कहने के बाद उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है और वह धीरे धीरे उस चमकदार रोशनी की ओर बढ़ जाता है। आखिर में ड्यूक पैल उस यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने में सफल हो जाता है जिसका उसने पूरी जिंदगी सपना देखा था। इसके बाद भी वह हर दिन पूरी लगन, जुनून और उत्साह के साथ जीता रहता है। और इसी खूबसूरत, इमोशनल और इंस्पायरिंग पल के साथ हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ड्यूक पैल की ये ज़बरदस्त कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप ऐसी ही शानदार के ड्रामा रिकैप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ड्यूक पैल का कौन सा मोमेंट सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगली धमाकेदार के ड्रामा कहानी के साथ।